साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम जिस महापुरुष के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एक महिला वीरांगना जिनके नामों से तो अधिकतर लोग परिचित हैं। अभी ये बहुत हाल के दिनों की कहानी है, बहुत ज़्यादा दिन इसे नहीं बीता है और ये बहुत ही चर्चित हैं। आज इनके हम विषय पर चर्चा करेंगे। आज जिस महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं, इनका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी एक विद्रोहिणी या नायक, कभी यहाँ संकेत दे रहे हैं कि इन्हें एक विद्रोहिणी के रूप में माना जाए या एक नायक के रूप में। तो साथियों यहाँ ये दोनों बातें इनके ऊपर बैठती हैं, इसलिए इन्हें ये कभी ने इस संकेत से दिया है। इनकी कहानी ही इस तरीके से रही है कि एक विद्रोहिणी भी गुजरी हैं और एक अच्छा खासा नायक भी रही हैं समाज के लिए। इसलिए बहुजन समाज के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनकी कहानी कुछ खास इस तरीके से रही है कि ये बचपन से जो फूलन देवी उत्तर प्रदेश के जालौर जिला से संबंध रखती हैं और इनका वहाँ एक गरीब मल्लाह परिवार में इनका जन्म हुआ और आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी घर में कि जिससे बहुत ही इन परिवार को कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा था। महज 11 साल की उम्र में इनके माँ बाप ने इनसे उम्र से कई ज़्यादा उम्र के आदमी से इनका विवाह कर दिया और वो विवाह भी इस तरीके से कर दिया, एक गाय के बदले, दहेज के रूप में माना जाए तो एक गाय के बदले जो है कि इनकी शादी कर दी गई साथियों। और शादी होने के बाद जब ये अपने घर गई तो इनका जो पति था वो उम्र में इनसे ज़्यादा था, कमज़ोर थी, इनका मानसिक और शारीरिक शोषण करने लगा। कुछ दिन बीता, इसके बाद ये अपने ससुराल से तंग आकर के जो है पुनः फिर अपने माँ बाप के घर आ गई और माँ बाप के यहाँ भी वही आर्थिक तंगी के चलते इन्होंने तो शादी ब्याह करके अपने से दूर किया था। फिर भी उनको वही मुसीबत उनके सामने आ गई तो खासा करके माँ बाप भी इनके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे, लेकिन फिर भी ये माँ बाप के घर रहने लगे। हुआ इस तरह हुआ यूँ इस तरह कि अब ये अकेले रहने लगी। तकरीबन इनकी उम्र 15 साल थी। गांव के एक ठाकुर गिरोह ने इनके ऊपर इनकी नज़र पड़ गई और इनकी नीयत, ठाकुरों की नीयत इनके ऊपर बुरी हो गई। तो एक दिन इनको रात में वो उठा ले गए और 2 हफ्ते तक इनको एक कमरे में बंद रखा और बारी बारी तमाम ऐसे लोग जो है कि इनके साथ रेप किया, इनका बलात्कार किया और इस पीड़ा को ये झेलती रहीं, सहती रहीं। बाद में उस पीड़ा को झेलते और सहते हुए इन्होंने मन ही मन अपने अंदर ये प्रण ठान लिया कि मुझे इस दुख दर्द का मुझे इनसे बदला लेना है। और जैसे ही इनको मौका मिला वो वहाँ से निकल करके और बीहड़ के जंगलों में चली गई, जो कि बीहड़ के जंगलों में चली गई जहाँ के डाकुओं से इनका मुलाकात हुआ और बाद में धीरे धीरे उनसे संपर्क करके ये खुद ही एक डाकू का रूप धारण कर ली और अपनी खुद का एक गिरोह इन्होंने कायम कर लिया। गिरोह कायम करने के बाद कुछ दिन बीता, इनके मन में और ये उधर गवर्नमेंट जो है इनको पकड़ने के लिए काफ़ी इनको जो है कि कोशिश करता, इनके सामने लगी रहती थी। फिर भी ये पुलिस से बीच बचाव करके इनके जो प्रतिद्वंदी गिरोह थे वो भी इनको सोचते थे कि किसी तरीके से एक महिला होती है, इतनी बड़ी डाकू है, इसको रास्ते से हटाया जाए, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। इधर इनको अपना बदला भी लेना था। एक दिन अपने साथियों के साथ और उस गांव में इन्होंने चढ़ाई करके और 22 ठाकुरों को लाइन में लगा करके और एक साथ इनको 22 ठाकुरों को गोलियों से भून दिया। यही इनके इतिहास की सबसे सच्ची घटना रही है। और भून दिया और इसके बाद भून करके फिर वो पुनः चली गई वो अपने बीहड़ जंगलों में। बहुत कोशिशों के बावजूद इनको पकड़ने की हुआ नहीं हुआ। अंत में इनका एक साथी जो था विक्रम मल्लाह, वो मारा गया और उसके बाद ये कमज़ोर पड़ने लगी। अंत में इन्होंने गवर्नमेंट के सामने हथियार डाल करके अपने आप को आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने के बावजूद इनकी जो प्रतिक्रिया रही, लोगों में देखा कि इन्हें किसी गरीब को इन्होंने सताया नहीं। सिर्फ इनका काम था कि ये अमीरों को सता करके और गरीबों की मदद और परोपकार करती थी। इसलिए इनको बाद में जो है कि बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिला लड़ने के लिए जेल में रहते हुए, लेकिन ये जेल में से हार गई। दूसरी बार इन्हें फिर मौका मिला, इन्होंने 11 साल तक जेल में बिताए। दूसरी बार मुलायम सिंह यादव की सरकार हुई और उसमें इन्हें मौका मिला और ये मिर्ज़ापुर से सांसद चुन करके आई। साथियों ये 2 बार सांसद रह चुकी हैं। इसी दौरान
जो इन्होंने जिन ठाकुरों को मारा था, उन्हीं में से किसी एक परिवार के लोगों ने या इनके संबंधियों ने मिल करके इनको अपने सरकारी आवास गेस्ट हाउस के बाहर ही इन्हें गोली से भून दिया गया। बाद में इन्हें एक बैंडिड क्वीन नाम से एक इनकी फिल्म भी बनी और ये विदेशों तक भी इनकी चर्चा हुई। इनकी कहानी खास इस तरीके से रही जैसा कि किताब के माध्यम से कभी यहाँ बयां कर रहे हैं साथियों, बताते हैं कि इन्होंने देश विदेश तक भी अपना नाम रोशन किया और बहुजन समाज इनका हमेशा यादगार करता रहेगा। इनके साथ जो घटना घटी अगर आम किसी इंसान के साथ होती तो शायद जो इन्होंने किया वही वो भी करता। फूलन देवी विद्रोहिणी या नायक। फूलन देवी को नायक मानने की बात पर विवाद भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि चंबल की एक डाकू और लोगों की हत्या करने वाली। हालांकि फूलन देवी ने हमेशा इससे इनकार किया है। एक औरत भला कैसे नायक हो सकती है। लेकिन ये एक बार आप खुद को फूलन देवी की जगह रख कर देखिए कि आप सोच पाएंगे कि आखिर फूलन नायक क्यों है। आप उस दर्द को महसूस करिए जब एक खास राजपूत समुदाय के कई लोगों ने तकरीबन 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया होगा। इस तरह के दर्द और जलालत को झेलने के बाद आप क्या करते, शायद वही जो फूलन देवी ने किया। उन्होंने लाइन में खड़ा कर 22 ठाकुरों को गोलियों से भून डाला। हालांकि फूलन देवी ने इस अपराध को कभी स्वीकार नहीं किया। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में निषाद मल्लाह जाति में देवी दीन और मूला देवी के घर हुआ। जब फूलन 11 साल की हुई, आर्थिक तंगी की वजह से उसकी शादी उससे उम्र से कई साल बड़े एक आदमी से करवा दी गई। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह शादी एक गाय के बदले कर दी गई। फूलन का पति शादी के बाद फूलन का शारीरिक और मानसिक शोषण करने लगा। इससे तंग आकर फूलन ने पति का घर छोड़ दिया और वापस माँ बाप के घर आकर रहने लगी। मायके आने पर घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। हालत ऐसे बने कि गांव के ठाकुरों की नज़र अकेली फूलन को देखकर खराब होने लगी। जब फूलन तकरीबन 15 साल की थी तो ठाकुरों के एक गैंग ने फूलन देवी को जबरन उठा लिया। फूलन को एक मकान में 2 हफ्ते तक बंद रखा और तमाम लोग बारी बारी से उसका बलात्कार करते रहे। इस अपमान और पीड़ा से गुजरी फूलन इस अपमान का बदला लेने की खातिर समाज से विद्रोह करते हुए बीहड़ की तरफ चली गई। बीहड़ में बागियों से जुड़ने के बाद फूलन ने धीरे धीरे खुद का एक गिरोह बना लिया। सन 1980 के दशक में चंबल के बीहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। सन 1981 में वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आई जब उसने ऊंची जातियों के 22 लोगों को एक साथ गोली मार दी। फूलन देवी की छवि रॉबिन हुड की थी। उन्हें गरीबों का पैरोकार माना जाता था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीहड़ों में सक्रिय फूलन देवी को पकड़ने के लिए इन दोनों जगहों की सरकार और प्रतिद्वंदी गिरोह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इस बीच फूलन का नज़दीकी साथी विक्रम मल्लाह मारा गया, जिसके बाद फूलन कमजोर पड़ने लगी। फूलन भी भागते भागते बीहड़ की जिंदगी से उबने लगी। हालांकि उनको डर था कि आत्मसमर्पण करने की स्थिति में पुलिस उनको और उनके साथियों को कहीं मार ना दे, उनके परिवार के लोगों और समर्थकों को नुकसान न पहुंचाए। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति में 12 फरवरी 1983 को एक समझौते के तहत अपने दर्जन भर समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उनके आत्मसमर्पण के समय उनके हजारों समर्थक मौजूद थे। जेल में रहते हुए ही फूलन देवी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। बिना मुकदमा चलाए फूलन देवी ने 11 साल तक जेल में बिताया। सन 1994 मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। उन पर बैंडिड क्वीन नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसने उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि और सहानुभूति दिलाई। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे कि इतनी जिंदगी और इतनी कठिनाइयों के झेलने के बाद एक औरत में जो साहस बसा, उस साहस की इतनी मोल है, इतनी कीमत है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसी साहस की उनको जो है कि कद्र है और उनकी साहस को ही बहुजन समाज मानता रहेगा। इतनी बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई कि दुख ना सहना बल्कि दुख सहते हुए उसका जवाब देना, ये वो एक सीख छोड़ करके गई है जो कि बहुजन समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें याद करती रहे। आगे लिख रहे हैं,
अपनी रिहाई के बाद फूलन देवी ने धम्म का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने एकलव्य सेना का भी गठन किया। उन्होंने राजनीति की राह ली और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सांसद चुनी गई। समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो काफ़ी हो हल्ला हुआ कि एक डाकू को सांसद पहुंचाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन चुनाव में उतरी फूलन देवी को लोगों का प्यार मिला। वह 2 बार सांसद रहीं। सन 2001 में केवल 38 साल की उम्र में ही दिल्ली में सरकारी आवास के बाहर ही फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। फूलन देवी के हत्यारे ने इस हत्या को ठाकुरों की सामूहिक हत्या का बदला कहा। फूलन देवी ने जीवन संघर्ष को विदेशों में भी सलाम किया गया। ब्रिटेन में आउटला नाम की एक किताब प्रकाशित हुई है जिसमें उनके जीवन के कई पहलुओं का चर्चा की गई है। फूलन देवी को मिली जेल की सजा के बारे में पढ़ने के बाद लेखक राय मार्क्सहेम ने 1952 में उनसे पत्राचार शुरू किया। जब फूलन देवी ने उनके पत्र का जवाब दिया तो राय मैक्सहेम भारत आए और उन्हें फूलन देवी को करीब से जानने का मौका मिला। बीबीसी के साथ बातचीत में लेखक राय ने फूलन देवी के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए कहा था कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन इसके बावजूद फूलन देवी बहुत हंसमुख थी। वे हमेशा हंसती रहती थीं, मजाक करती रहती थी। हालांकि उन्होंने अपना बचपन गरीबी में गुजारा। मुझे लगता है कि वे गलत न्यायिक प्रक्रिया का शिकार हुई। उन्हें 9 साल जेल में बिताने पड़े। लेखक राय मैक्सहेम का यह भी कहना है कि जेल में रिहा होने के बाद जब फूलन देवी सांसद बन गई तो उनमें अन्य नेताओं वाले कई नाज नखरे नहीं थे। एक बार मैं उनके घर गया तो वे खुद अपना फ्लैट साफ कर रही थी क्योंकि उन्होंने नौकर रखने से इनकार कर दिया था। उनका करिश्माई व्यक्तित्व था, एक ऐसी हस्ती जो किसी कमरे में घुसते ही लोगों का ध्यान खींच सकती थी। वे कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि फूलन देवी एक हीरो थी। सन 2011 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रकाशित अपने अंक में फूलन देवी को इतिहास की 16 सबसे विद्रोही महिलाओं की सूची में चौथे नंबर पर रखा। इस अंक में टाइम मैगजीन ने फूलन देवी के बारे में लिखा कि उन्हें भारतीय गरीबों के संघर्ष को आवाज़ देने वाले के रूप में याद किया जाएगा। साथियों, ये फूलन देवी की एक ऐतिहासिक कहानी रही जो कि हमेशा याद की जाएगी और इन्होंने बहुजन विद्रोही महिला और नायक के रूप में जो काम किया है, समाज इसे यादगार के रूप में याद करता रहेगा। साथियों, ये बहुत ही बड़े साहस की बात है। शायद अब इतनी साहस की महिलाएं हमारे यहाँ हों या ना हों, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जो फूलन देवी ने कर दिखाया वो बहुत ही सराहनीय है कि हमें जुर्म को सहना नहीं बल्कि जुर्म से हमें लड़ना है। साथियों, इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए आगे फिर हम दूसरे बहुजन महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।